हेलो क्लास 10th। बेटा आज हम आत्मकथ्य पढ़ेंगे। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कविता है। कवि का नाम कैसे याद रखेंगे? कभी कभी हम अपने मन की बात केवल शंकर जी को कहते हैं, पहले उनकी जय बोलते हैं और फिर प्रसाद स्वरूप उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो याद रखिएगा, आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद और खड़ी बोली हिंदी इसकी भाषा है। आगे शुरू करते हैं। आत्मकथ्य और आत्मकथा। आत्मकथ्य क्या होता है? जीवन के एक हिस्से के बारे में लिखा जाता है। युवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बारे में ईमानदारी से वर्णन किया जाता है, लिखा जाता है, वो आत्मकथ्य होता है। और आत्मकथा जो अपने पूरे जीवन के बारे में सच्चाई से सारी बातें लिखी जाएं, जब से मनुष्य की स्मृति बनती है और जिस उम्र तक वो लिखता है। ठीक है, अब आगे देखिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। जिस प्रकार भंवरा फूलों के चारों ओर मंडरा कर गुनगुना कर ऐसा लगता है अपनी कोई कहानी सुना रहा हो, इसी प्रकार मेरा मन रूपी भंवरा भी गुनगुना कर ये महसूस कर रहा है कि मैं अतीत की कौन सी कहानी कहूँ। ठीक है, ये बात जयशंकर प्रसाद जी जब कहते हैं, जब उनके मित्र उनको उनका आत्मकथ्य लिखने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जैसे घना वृक्ष होता है ना, पत्तियों से भरा भरा, तो वो सूख जाए तो उसकी पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे जीवन की खुशियां भी ऐसे ही पत्तियों के समान झड़ गई हैं। मेरे जीवन में केवल निराशा और दुख रह गए हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास अनेक कवियों ने इस विशाल विस्तार वाले आकाश में अपनी कविताएं लिखी हैं, आत्मकथ्य लिखा है, आत्मकथाएं लिखी है, तो जीवन इतिहास लिखा है, अपने अतीत की कहानियां लिखी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मलिन यानी भद्दा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब वो अपनी निराशा भरी कहानियाँ लिखते हैं, आत्मकथ्य लिखते हैं, तो लोग उन पर हंसते हैं, उपहास उड़ाते हैं उनकी निराशाओं का, उनके दुखों का। तो ऐसा लगता है वो कवि स्वयं ही अपना मजाक बनवा रहे हैं अपनी आत्मकथ्य लिखकर। तो मैं अपना स्वयं का मजाक नहीं बनवाना चाहता। ये आत्मकथा नहीं कथ्य लिखने का पहला आपका पॉइंट होगा। फिर आगे कहते हैं तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी भी थी। और तुम लोग चाहते हो, अपने मित्रों से कह रहे हैं कि मैं फिर भी अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियाँ अपने आप पर जो मुझ पर बीती हैं वो लोगों के सामने कह दूँ, ताकि लोग मेरा उपहास उड़ाएं। तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम क्या सुख पाओगे मेरी दुर्बलताओं को देखकर? देखोगे यह गागर रीति, जब मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देखोगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कभी ऐसा ना हो मैं आत्मकथ्य लिख दूं और तुम समझ जाओ कि मेरे जीवन में जो खुशियां हैं उनको खाली करने वाले तुम स्वामी हो। मेरा रसले अपनी भरने वाले। मेरे जीवन, मेरी आत्मकथाओं से तुम आनंद लो और अपनी भरने वाले, यानी तुम खुद अपने जीवन में सुख ले आओ, हंसो मजाक बनाओ मेरी आत्मकथा का, तो तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाए। फिर उसके बाद कहते हैं यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मेरी एक परेशानी और है, मैं इसलिए भी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता कि मैं अपनी सरलता का मजाक नहीं बनवाना चाहता, क्योंकि सरल लोग जो होते हैं उनको ही अक्सर धोखे मिलते हैं। तो मैं अपनी सरलता का मजाक नहीं उड़वाना चाहता। भूले अपनी, जो मैंने जीवन में भूल की हैं, या परवंचना, परवंचना का अर्थ होता है धोखे, औरों की दिखलाऊं मैं, या दूसरों ने जो मुझे धोखा दिया है उसको मैं कैसे दिखलाऊं। आगे कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैंने जो अपनी पत्नी, अपनी प्रियसी के साथ जो समय बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे उज्जवल समय रहा है। तो उन उज्जवल दिनों की, उन रातों की बातें कैसे मैं लोगों को बता दूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को। जब मैं अपनी पत्नी के साथ में चांदनी रातों में बैठकर खिलखिलाकर हंसता था, बातें करता था, तो उन बातों को मैं कैसे कह दूं? तीसरा पॉइंट ये होगा कि कभी अपनी निजी बातों को दूसरों को नहीं बताना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मुझे लगता था कि सुखों के लिए मेरा एक सपना ही था, जब मैं जागा तो वो सुख नहीं थे। ऐसा समय मेरे पास आया तो
उन्होंने कहा एक सुंदर सपना था सुखों का, जो मेरे पास, जो मैंने सुखों में बिताया है, अब वो स्वप्न दूर जा चुका है। आलिंगन में आते आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। मैंने मित्रों को मित्र समझा, पत्नी थी मेरी जो मेरे साथ नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जिसको मैंने गले लगाया वही मुस्कुराकर मुझसे दूर हो गया। अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, तो जिसके जो गाल थे लाल, उनकी पत्नी के इस प्रकार गाल लाल थे। देखिए वो बता रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। मतवाली सुंदर छाया में उनकी जो गालों की लाली थी, तो ऐसा लग रहा है उनकी उनके गालों की छाया से अनुरागिनी, प्रेम से भरी हुई उषा, जो प्रेम से भरी हुई सुबह थी, निज सुहाग मधुमाया में, ऐसा लगता है जैसे वो उसके गालों से लालिमा मांग रही हो। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है बेटा, याद रखिएगा कि वो अपनी पत्नी के गालों की सुंदरता, अपनी प्रेयसी के गालों की सुंदरता इतनी अधिक बता रहा है कि उसके गाल इतने लाल थे कि जो प्रभात का, सुबह का समय होता है, वो उषा, वो सुबह उससे लालिमा उधार लेती थी। ठीक है, उसकी स्मृति पाथे बनी, और जो उसकी यादें हैं वही तो मेरा सहारा बनी हुई हैं। थके पथिक की पंथा की, जो मैं थका हुआ रही हूँ, मेरा सहारा बनी है मेरे जीवन के को जीने। पंथा का अर्थ होता है रास्ता, उसी की यादों के सहारे तो मैं अपना रास्ता काट लेता हूँ, ये जीवन बिता दूंगा। सीवन को उधेड़ कर दिखोगे, सीवन यानी सिले हुए, जो मेरे हृदय के अंदर जो वो यादें सिली हुई हैं, तो उस सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, तो क्या तुम मेरी क्या देखोगे, मेरी उस कथा को जो मेरे हृदय के अंदर मैंने सील रखी है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं, मेरा जीवन, छोटा सा जीवन जिसमें मैंने सुख देखा है, तो उसकी बड़ी बड़ी कथाएं, कहानियाँ, उस बड़े जीवन पे जो मेरे छोटे जीवन में जो सुख मुझे मिले हैं बड़े बड़े, उनकी बातें मैं आज कैसे कह दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या ये उचित नहीं है कि मैं केवल औरों की बातें सुनता रहूं और अपनी ना सुनाऊं, चुप रहूं? मेरे लिए ये उचित नहीं है क्या? सुनकर क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, तुम्हारा क्या भला होगा मेरी प्यारी सी भोली सी आत्मकथा सुनकर। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी कह रहे हैं कि अभी समय भी नहीं है, मैं बिल्कुल अपने दुखों को, बिल्कुल भी सुखों को जगाना नहीं चाहता। जो यादें मेरे हृदय में हैं, मैं उन्हें नहीं जगाना चाहता, अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहता। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जो मेरी मौन व्यथा है, जो चुपचाप जो मेरी परेशानियाँ हैं, वो मेरे हृदय में सोई हुई है। देखिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मौन व्यथा, व्यथा जो है, जो दुख है, वो चुप है, शांत है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद भोली आत्मकथा, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। भोला तो व्यक्ति होता है। ठीक है, अब यहाँ आत्मकथा नॉन लिविंग थिंग मान सकते हो, आत्मकथा तो देखी नहीं है, किसी ने महसूस की है, तो उसको भोली कहा गया है। इट मीन्स यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पंक्ति है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, तो इसमें उनकी प्रेयसी के बारे में उन्होंने जो जो बताया है वो बता देना। उसके बाद आत्मकथ्य नहीं लिखने के क्या क्या कारण हैं, वो आप पॉइंट्स में लिख लेना। ठीक है, और बस एक दो क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा।